नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। जैसा कि आपको पता है हम लोग इस समय पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको ग्राफ एंड टेबल काफ़ी ढेर सारे करा दिए हैं, अभी आगे भी कराऊंगी, ऐसा नहीं है कि वो एंड हो गए हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हम लोग को इतिहास भी अपना स्टार्ट करना है। तो इतिहास में आपको कल मैं पूरी चीज़ें बता चुकी थी कि वेटेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का, नंबर का जो भी वेटेज है मैंने आपको बता दिया। इसके लिए आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग बात उसके आगे करेंगे। कल हम लोग कहाँ तक दोस्तों बात कर लिए थे? कल हम लोगों ने 1905 आपकी जो स्वदेशी आंदोलन था और आपका बंगाल विभाजन था, वहां तक हमने बात कर ली है। अब हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों 1906 की। 1905 तक कल पढ़ लिया था, 1906 से पढ़ना है। थोड़ा सा मैं बताऊंगी, इतिहास पढ़ना हो सकता है इंटरेस्टिंग ना हो, मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि कहानी के फॉर्म में आता है और थोड़ा सा मुझे कहानी बनाने में मज़ा भी आती है, इसलिए मैं शायद मुझे अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट। तो आपसे ये बोलूँगी थोड़ा सा पेशेंस लेके चलिएगा क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा चीज़ें कवर करके वाइंड अप भी करना है इसको, जिससे कि मैं चाहती हूँ कवर जल्दी हो जाए कोर्स, जिससे ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। 1906 में देखिए दोस्तों क्या हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्या हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। जैसे आपको पता है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना आपकी हुई थी 1885 में। सेम उसी तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। जैसे हर साल आपकी कांग्रेस की बैठक होती थी, सेम उसी तरह से हर साल मुस्लिम लीग की भी बैठक होती थी। ये कहाँ पे हुई थी? ये आपकी ढाका में हुई थी। और कांग्रेस की कहाँ पे हुई थी? कांग्रेस की आपकी बंबई में हुई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करवाई थी? यहाँ पे नाम आएगा नवाब सलीमुल्लाह का आएगा, ठीक है। नवाब सलीमुल्लाह इनका आएगा, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे मुस्लिम लीग के? तो प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। कौन थे? आगा खां। अब देखिए जब ऑप्शन आएगा ना कभी भी स्थापना का, अभी मैं प्रश्न पेपर क्वेश्चन कराऊंगी भी आपको, तो आपसे पूछा जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना किसने कराई, तो नवाब सलीमुल्लाह खां का भी नाम होगा और आगा खां का भी। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन क्या मानना है? नवाब सलीमुल्लाह। और प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप बताओगे आगा खां, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों ये 1906 में हुआ था। 1907 पे आ जाइए। 1907 में क्या हुआ था? 1907 में हुआ था दोस्तों सूरत स्प्लिट या फिर सूरत विभाजन। अब आप सोच रहे होंगे जैसे कल मैम ने 1905 में बंगाल विभाजन बताया था, वैसे ही सेम आज बताएंगी सूरत का विभाजन, है ना। फिर वैसे ही कल की तरह होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1907 में सूरत का जो विभाजन हुआ था वो अलग चीज थी। वो क्या चीज थी दोस्तों, थोड़ा समझ लेते हैं। आपको बताया मैंने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अब 1885 से 1907 तक लगातार बैठकें हो रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर दो दल स्टार्ट होने लग गए थे बनने। कौन कौन से? एक आपका नरम दल और एक आपका गरम दल। कौन कौन से? नरम दल और गरम दल, ठीक है। ये दो बनने लग गए थे, नरम दल और गरम दल, ठीक है। ये दो आपके दल बनने लगे थे। नाम से ही पता चल रहा है नरम दल का मतलब क्या होगा। नरम दल का मतलब वो नेता लोग जो चाहते थे कि कोई बात जो हो बड़े प्यार से, बड़ी नरमी से बात करके मान ली जाए। लेकिन गरम दल के जो लोग थे वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि नहीं भाई, अब तक बहुत हमने सुन लिया, अब हमें सीधे छीन लेना है अपना, सुनना नहीं, किसी गिड़गिड़ाना नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ? 1907 में क्या हुआ? नरम दल वाले चाहते थे कि रास बिहारी घोष, ऊपर वाला रब कर दे रही हूं। अब 1907 में नरम दल वाले क्या चाहते थे कि रास बिहारी घोष, ये नाम याद रखिएगा अच्छे से, घोष है, रास बिहारी घोष। इनको चाहते थे कि नरम दल वाले कि इनको क्या बनाया जाए, इस बार जो आपका वो था कांग्रेस था उसके अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन गरम दल वाले क्या चाहते थे कि या तो लाला लाजपत राय को और या फिर बाल गंगाधर तिलक को, इन दोनों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाए कांग्रेस का, ठीक है। ये डिमांड थी 1907 में। लेकिन बाद में क्या हुआ? 1907 में बाद में ये हुआ कि नरम दल और गरम दल में फूट हो गई आपस में। उन दोनों ने बात एक दूसरे की नहीं मानी और गरम दल वाले अलग हो गए, ठीक है। 1907 में नरम दल और गरम दल कांग्रेस से अलग हो गए। और बाद में अगर आपसे प्रश्न आए कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे रास बिहारी घोष। 1907 में सूरत में बैठक हुई और रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने, ठीक है। समझ में आ गई बात की विभाजन क्यों हुआ इन दोनों लोगों के बीच में? दोनों लोग अपने अपने नेता को चाहते थे कि भाई हमारे नेता को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन ऐसा जब नहीं हुआ तो ये दोनों क्या हो गए? अलग हो गए, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों
क्रांतिकारी आंदोलनों की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, क्रांतिकारी आंदोलनों की। कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी आंदोलन है जो बीच में छूट जाएंगे, इसलिए उनको यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ आपको। टॉपिक डाल लीजिए आप, क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक। इसमें देख लेते हैं क्या हुआ। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आपके जो सबसे पहला आपका क्रांतिकारी आंदोलन था वो था 1897 का। 1897 में महाराष्ट्र में चापेकर बंधु थे। नाम सुना होगा आपने, बहुत ही लोग फेमस है चापेकर बंधु, ठीक है। चापेकर बंधु जो थे, इन्होंने क्या किया, प्लेग ऑफिसर था, प्लेग ऑफिसर रैंड एंड एमहर्स्ट, क्या की, इनकी हत्या कर दी, ये आपका अगर पूछा जाए आपसे किसने हत्या की इनकी, रैंड और एमहर्स्ट की, आप बताएंगे चापेकर बंधु की। ये आपके 1897 की क्रांतिकारी आंदोलन है। अच्छा, एक बात और, अगर आप लोग अभी भी मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन के टाइम पे ही बहुत ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जैसे कि पेरिस इंडिया सोसाइटी आपकी भीखाजी कामा की थी, ऐसे ही आपका अनुशीलन समिति बना था, अभिनव भारत वीडी सावरकर का था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऐसी ही और छोटी छोटी संस्थाएं थी। तो वो एक टेबल के फॉर्म में मेरे पास लिखी हुई है, छोटी सी है, 10-12 हैं, 10-12 उसमें पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, ठीक है। जो चीज़ें मुझे लगेगा यहाँ बता के मतलब आपको कंफ्यूज करना है, उससे बेहतर है मैं उसको टेलीग्राम में भेज दूंगी। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी वो वहाँ मैं भेज दिया करूंगी, ठीक। ये आपका 1897 के महाराष्ट्र में चापेकर बंधु ने प्लेग ऑफिसर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दी। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्या हुआ था दोस्तों, 1908 में अलीपुर बम मामला या फिर अलीपुर बम कांड, इस मामले में किसको गिरफ्तार किया गया, अरविंद घोष को। कल मैंने आपको बताया था कि जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ तो जिस तरह से उनका क्या नाम है, जिस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर जी का शांति निकेतन कॉलेज था, ठीक उसी तरह से बंगाल नेशनल कॉलेज स्टार्ट किया गया और उसके प्रिंसिपल किसको बनाया गया था, अरविंद घोष को बनाया गया था। अब अरविंद घोष आप देख ही रहे थे कि काम कर ही रहे थे भाई क्रांतिकारी उसमें, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन्हें अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार कर लिया। अब पूछा जाता है प्रश्न कि अलीपुर बम कांड में किसको गिरफ्तार किया गया, नाम दिया होगा, बताएंगे अरविंद घोष को। और इनका बचाव किसने किया, तो इनका बचाव दोस्तों वकील बनके, बचाव कैसे कर सकते हो आप, वकील बनके ही करोगे। तो वकालत लड़के जो इनका वकील की तरफ से इन्होंने इनका जो बचाव किया वो किसने किया, चित्तरंजन दास ने, CR दास ने, चित्तरंजन दास ने इनका बचाव किया, ठीक है दोस्तों। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया और चित्तरंजन दास ने इनका बचाव किया था। और एक चीज हुई थी, वो क्या हुई थी 1908 में, 1908 में ही दोस्तों खुदीराम बोस, नाम सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी हैं। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने क्या किया, मुजफ्फरपुर के जज, उसका नाम क्या था, किंग्सफोर्ड, इनकी असफल हत्या का प्रयास किया। बात ये होती थी पहले, आप जान ही रहे हैं कि मूवीज इतनी देखे, हर जगह देखे कि इनकी एट्रोसिटीज, इनकी जो बर्बरता थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इंसान मतलब पूरे उससे जा नहीं पाता था, और ना इतने हम लोग पास हथियार थे उस समय कि भाई जब आजकल की तरह है कि जब जिसको चाहो मार लो, है था भी नहीं, तो पूरी नहीं जा पाते ना, प्लानिंग से जाते नहीं थे, तो असफल हत्या का प्रयास हो गया। मुजफ्फरपुर के जज को इनको मारना था लेकिन कर नहीं पाए, असफल हत्या हुई। तो इसलिए अगर पूछा जाए तो ये असफल रहे इसमें, ठीक है, हत्या जो थी वो असफल थी, ठीक है। तो उसके बाद तुरंत क्या किया, प्रफुल्ल चाकी ने तुरंत क्या किया, खुद को गोली मार ली तुरंत। जैसे भाई उन्होंने देखा कि उनको नहीं मार पाए तो उन्होंने क्या किया, तुरंत खुद को गोली मार ली। और खुदीराम बोस को क्या हुआ, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, ठीक,
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जो जज थे किंग्सफोर्ड, इनकी असफल हत्या का प्रयास किया, इन्हें मार नहीं पाए, तो तुरंत ही प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को बाद में फांसी की सजा सुनाई पड़ी। 1908 तक समझ में आ गया आपको? आगे हम लोग देख लेते हैं। 1909 आएगा, तो 1909 में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्रांतिकारी आंदोलन नहीं है, लेकिन 1909 आया, इसलिए मैं आपको बता देती हूं। 1909 अगर आपने सुना होगा तो ये भी सब देखिए, जितनी चीजें मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ा रही हूँ और आप लोगों को ये अच्छा भी लग रहा है, पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं ऑफलाइन में ऐसे पढ़ाती हूँ, मुझे मेरे स्टूडेंट्स दिखते रहते हैं। यहाँ पे आप सब दिख नहीं रहे हो, लेकिन अगर ऐसे पढ़ा रही हो तो मुझे लग रहा है कि ठीक है आप सब बैठे हो, ठीक। तो 1909 में क्या है आपका? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसमें क्या था दोस्तों? पहली बार मुसलमानों को क्या किया गया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया। निर्वाचन मंडल बनाया गया पहली बार, ठीक है। पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए। ये सब क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे, कोई मुसलमानों का भला नहीं चाहते थे, इसलिए कर रहे थे ये लोग कि जिससे कि क्या हो, हिंदू और मुस्लिम में दरार आने लगे और हम आराम से यहाँ पे रूल करते रहे। वही उनकी जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, वो चलती रहे, ठीक है। तो 1909 में आपको दिख रहा है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए गए। पूछा जाता है कई बार 1909 किस लिए फेमस है, तो आप बताएंगे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाने के लिए, ठीक। 1909 हो गया। इसके बाद हमारे आते हैं 1913 पे। 1913 में क्या हुआ था? क्रांतिकारी आंदोलन था। अब 1913 जो बता रही हूँ क्रांतिकारी आंदोलन था। गदर पार्टी या फिर गदर आंदोलन, ये कब का है? 1913 का, ठीक है। 1913 का गदर आंदोलन। इसमें क्या था दोस्तों? गदर आंदोलन में क्या था? लाला हरदयाल, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में, ठीक है, इनके नेतृत्व में भारतीयों ने मिलकर सैन फ्रांसिस्को में, इनके नेतृत्व में भारतीयों ने मिलकर कहां पर? सैन फ्रांसिस्को, यानी कि यूएसए, अमेरिका में, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी का गठन किया। लाला हरदयाल के नेतृत्व में सभी भारतीयों ने सैन फ्रांसिस्को यूएसए में मिलकर गदर पार्टी का क्या किया? गदर पार्टी को स्टार्ट किया, ठीक है, गदर पार्टी को। इसमें जो इनके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष जो थे यहाँ पे कौन थे? वो इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे गदर पार्टी के? सोहन सिंह भाकना। कौन थे? सोहन सिंह भाकना, ठीक। ये क्या थे? अध्यक्ष थे। इन्होंने एक यहाँ पे गदर पार्टी जब स्टार्ट की तो गदर नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका भी स्टार्ट करने लगे। गदर नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू की गई, साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है। ये दोस्तों उर्दू में छपती थी। शुरू में ये उर्दू में छपती थी, बाद में दिसंबर 1913 के लगभग से, दिसंबर 1913 से ये गुरुमुखी में छपने लगी, गुरुमुखी भाषा में छपने लगी। पहले ये उर्दू में छपती थी, बाद में ये गुरुमुखी भाषा में छपने लगी। 1913 तक समझ में आ गया गदर पार्टी तक, ठीक। छोटी छोटी जो आंदोलन, छोटी छोटी चीज़ें होने लगी वो मैं बता रही हूँ आपको, ये समझ में आ गया होगा। लाला हरदयाल ने बनाई थी सैन फ्रांसिस्को में। अध्यक्ष जो थे इस पार्टी के कौन थे? सोहन सिंह भाकना। गदर साप्ताहिक पत्रिका स्टार्ट की गई, पहले उसकी भाषा उर्दू थी और बाद में उसकी गुरुमुखी हुई। देखिए मैं जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो आपको कंसाइज करके दे रही हूँ, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं कि आप बुक में बैठ के अंडरलाइन करो फिर उसके नोट्स बनाओ। मैं आपको ये नोट्स ही दे रही हूँ, कॉपी करते चलिए, ठीक। 1914 में देख लेते हैं दोस्तों क्या हुआ। 1913 तक ही हो गया, अब 1914 में देख लेते हैं क्या हुआ, ठीक। देखते हैं 1914 में एक घटना हुई थी, उसका नाम था कोमागाटामारू घटना। इसको नाम ही इसी से फेमस है, कोमागाटामारू घटना। इस घटना में क्या हुआ था दोस्तों? ये जो नाम मैंने लिखा है ये एक जहाज का नाम है, ठीक है, ये एक जहाज का नाम है। 1914 में क्या हुआ था?
इस जहाज से कोमागाटामारू जहाज से आपके भारतीय कम से कम 376 के लगभग भारतीय थे जो सब कनाडा गए। तो कनाडा जब गए तो वहां पे क्या हुआ, अधिकारियों ने उनको अंदर आने की परमिशन ही नहीं दी, बल्कि बोला कि आप वापस भारत चले जाओ। अब आप समझ ही रहे हो कनाडा कितना दूर है भारत से, और जब शिप से कोई गया हो उसको ये बोला जाए कि आप यहाँ से वापस चले जाओ। पूछा गया भाई क्यों हमको वापस भेजा जा रहा है, तो उन्होंने कह दिया कि आप सब रिवॉल्यूशनरी हो, विद्रोही हो, आप यहाँ नहीं आ सकते हो। इसी बीच में बहस वगैरह हो गई और उन लोगों ने क्या किया, कनाडा के अधिकारियों ने इन सब पे गोली चला दी। कम से कम 22 या 23 लोगों की मृत्यु हो गई और न जाने कितने लोग घायल हो गए। इसकी वजह से आपको पता है 1914 की इस घटना की वजह से जो गदर पार्टी मैंने अभी आपको बताई थी फॉर्म हुई थी, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में हंगामा किया। ऐसे ही भारत में भारतीय जितने नेता थे उन सबने इसका विरोध किया, ठीक है, इस घटना का। तो आपसे अगर पूछा जाए कोमागाटामारू घटना क्या थी, तो आपको पता चल गया क्या थी। लोग जो भारत से इस जहाज में बैठ के, जहाज था, जहाज का नाम था, ठीक है, इस घटना का नाम इस जहाज के नाम पे पड़ा है। तो इसके जो जहाज में बैठ के सब गए थे भारतीय, उन लोगों को कनाडा के अधिकारियों ने मना कर दिया था, अनुमति नहीं दी कनाडा में उतरने की, और बोला वापस लेके चले जाओ। और उसी बीच में उन्होंने गोलीबारी भी फायरिंग स्टार्ट कर दी, तो काफी लोगों की 22-23 लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है। उसी के विरोध में काफी प्रदर्शन हुए थे। चलिए 1914 तक घटना हो गई आपकी। अब हम लोग उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों 1924 में आपका बना था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये कब बना आपका दोस्तों, 1924 में। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन कौन था इसमें, सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक, और कौन था, चंद्रशेखर आजाद, और कौन था, राम प्रसाद बिस्मिल। ये 3 लोग थे इसमें फॉर्म करने के लिए, ठीक है। फाउंडेशन में अगर पूछेंगे फाउंडर मेंबर कौन थे 1924 में, सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल। इसको फॉर्म होने के बाद, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को फॉर्म होने के बाद 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड, जिसे आपने सुना होगा, काकोरी कांड, वो हुआ। इसका नाम इस समय करंट अफेयर से बदल गया है, काकोरी कांड को नाम दे दिया गया है काकोरी एक्शन डे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में क्या हुआ दोस्तों, बताइए। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जो काकोरी आपने सुना होगा लखनऊ के पास में ही है, तो जो ट्रेन थी, सरकारी खजाने से भरी हुई एक ट्रेन जा रही थी, उसी को सबने मिलके लूट लिया। जिन्होंने मिलके लूटा उनको बाद में गिरफ्तार करके फांसी की सजा दे दी गई। कई लोगों को गिरफ्तार करके बहुत तरह प्रताड़ित किया गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रांतिकारी थे उनके मैं नाम यहाँ पे आपको बताऊंगी। समझ में आ गई होगी बात। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म हुआ था, ये 3 लोग थे फाउंडिंग मेंबर। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनका नाम मैं ऊपर लिख दे रही हूं, क्योंकि उससे प्रश्न कई बार आया है। काकोरी कांड जब हुआ, आपका जो घटना को अंजाम दिया गया, सरकारी खजाने को लूटा गया, उसके बाद जो क्रांतिकारी लोग जिनको गिरफ्तार किया गया उनमें एक नाम था अशफाकुल्ला खां। इनको दोस्तों क्या हुआ, इनको फांसी दी गई। कहाँ फांसी दी गई, इनको फैजाबाद में फांसी दी गई, काकोरी कांड के बाद ही, ठीक है, काकोरी कांड के बाद। और कौन था, राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें भी फांसी दी गई। इन्हें कहाँ फांसी दी गई, इन लोगों की फांसी का स्थल पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इनकी फांसी का स्थल बता रही हूँ, क्योंकि ये सब कहाँ है, सब आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ हुई, गोरखपुर में। ऐसे ही राजेंद्र लाहिड़ी, इन्हें कहाँ हुई दोस्तों, इन्हें हुई थी गोंडा में फांसी, गोंडा में इन्हें फांसी हुई, ठीक। तो ये देखिए तीनों लोग कहाँ पे थे, काकोरी कांड के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये आपके 2-3 लोग मेन थे जिनको गिरफ्तार करके फांसी दी गई। बाकी और लोगों को प्रताड़ित किया गया था, लेकिन ये 3 लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद 1925 में जब ये लोग गिरफ्तार हो गए, समझिए एक तरह से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था, जो 1924 में बनाया, मैंने बताया चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सान्याल में, वो एक तरह से बिखर गया। फिर क्या हुआ, फिर दोबारा, ये मैं रब कर दूं,
फिर दोबारा 1928 में, फिर दोबारा 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट, क्या हुई? सोशलिस्ट। अभी तक क्या बनी थी 1924 में? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब क्या बनाई गई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, अब ये कहाँ बनाई गई? ये बनाई गई, अच्छा ये मैंने वो बताया नहीं कहाँ बनाई गई ना, वो आपको कानपुर में बनाई गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो इसके पहले बताई ना 1924 की, वो कानपुर में बनाई गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ बनाई गई? ये आपकी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, सुना ही होगा आपने, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई। ठीक, 1928 में इसकी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना की गई। इसी घटना के बाद जानते क्या हुआ दोस्तों? इसी घटना के बाद 1929 में दिसंबर 1929 में, देखिए मैं आपको वैसे कोशिश ये कर रही हूँ कि सीरियल में बताती चली जाऊँ, फिर भी कोई चीज़ अगर मान लीजिए इधर उधर हो जाती है तो मैं आपको वो सोचूंगी कि सही से करा दूँ। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज़ रह गई, देखिए 1928 में इसकी वो हो गई, मतलब इसको गठन हो गया। अब क्या हुआ 1928 में? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगी। साइमन कमीशन एक अंग्रेजों द्वारा ही लाया गया था, ये बताकर कि इसमें भारतीयों का बहुत हित छुपा हुआ इस कमीशन को हम लेकर आए हैं। लेकिन इसके विरोध में पूरा भारत आगे आया था। क्यों? क्योंकि इस कमीशन के अंदर एक भी सदस्य जो था वो हिंदुस्तानी नहीं था, भारतीय नहीं था। तो अगर एक भी सदस्य भारतीय नहीं है तो ये कैसे मान लिया जाता कि वो भारतीयों के हित में था? इसका पूरे देश में विरोध हुआ था, पूरे देश में विरोध हुआ था। लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय भी आगे आए और उन्हें बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बर्बरतापूर्वक पुलिस ने इनके ऊपर लाठी चार्ज किया और जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1928 में ही, दिसंबर 1928 में ही उसके बाद क्या हुआ? भगत सिंह, ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, इन तीनों ने मिलकर उस जो अंग्रेज था जिसने इन पर लाठी चार्ज किया था लाला लाजपत राय पर, उसका नाम था सैंडर्स, इसकी हत्या कर दी इन तीनों लोगों ने। कब की? दिसंबर 1928 में इन तीनों लोगों ने, क्योंकि लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था, इसी के विरोध में इन तीनों लोगों ने इसकी हत्या कर दी थी, सैंडर्स की। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उसके बाद 1929, ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक आप लोगों को, क्रांतिकारी सारे आंदोलन चल रहे हैं। ठीक है, 1929 देखते हैं इसके बाद, रब कर दे रही हूँ। ठीक है, 1929 में क्या हुआ देखते हैं अब। 1929 8 अप्रैल 1929 है। हाँ, 8 अप्रैल 1929 इस दिन क्या हुआ दोस्तों? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, 8 अप्रैल 1929, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने क्या किया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका। ठीक है, बम फेंका। फिर इनको क्या किया गया? जब बम फेंकोगे तो भाई क्या होगा? इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों को, दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इन लोगों का मेन पर्पस जो था ना, वो बम फेंककर किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। इनका जो ये बम था वो एक तरह समझिए आजकल हम लोग पटाखा बजाते ना आवाज वाला, बस वही था, शोर वाला, खाली खूब तेज शोर के साथ बम फटने वाला था।
इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनको ये था कि भाई अंग्रेजों को धीमी आवाज सुनाई नहीं पड़ती, हम लोग अपना हक इतने दिन से मांग रहे, इतनी बातें अपने मन से कह रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा, अब बम फेंको इससे तेज आवाज उनके कानों तक जाए और वो गूंजती रहे। तो इसीलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में आपको पता है कि इन सभी लोगों को क्या हुआ, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोगों को क्या हो गया था, इन तीनों लोगों को फांसी की सजा हो गई थी। इसी दिन इन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या हुई थी, फांसी हुई थी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गई थी। अब हम लोग फिर वापस कहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों, हम लोग वापस अब आ जाएंगे 1916 पे, क्योंकि ये सारे क्रांतिकारी आंदोलन थे जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग वापस किस पे चलते हैं, अपने ईयर पे। 1913 में गदर पार्टी वगैरह हो गई, हम लोग अब आते हैं 1916 पे। ठीक है, ये रब कर दे रही हूं मैं, 1916 पे आते हैं। 1916 में क्या हुआ था दोस्तों, 1916 में हुआ था होम रूल लीग। क्या हुई थी, होम रूल लीग। देखिए होम रूल लीग दो लोगों का नाम आता है पहले, लेकिन होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन, ये किसका था, तिलक जी ने। शुरुआत किसने की होम रूल लीग की 1916 में, तिलक जी ने की थी। तिलक जी ने अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में, 1916 दिख रहा है ना, बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक से क्या की, होम रूल लीग की शुरुआत की। इनके पास कौन कौन से एरिया थे होम रूल मूवमेंट के, भाई देखिए इतना बड़ा होता था, पहले आपको पता है इतना बड़ा सब कुछ था, तो एरिया डिवाइड कर लिया इन्होंने अपना होम रूल लीग जो है छोटे में स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया, बेलगांव से स्टार्ट किया। इनके पास जो एरिया था वो था महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई नहीं था, महाराष्ट्र में उसे बॉम्बे बोलते थे, इसलिए बॉम्बे लिखा हुआ है किताबों में। बॉम्बे को छोड़कर, महाराष्ट्र पूरा इनके पास था लेकिन बॉम्बे को छोड़कर, ठीक है, तिलक जी के पास, और मध्य प्रांत और बरार, ये इतने एरिया किसके पास थे, तिलक जी के पास थे, होम रूल लीग के। उसके बाद थोड़े दिन बाद आई कौन, एनी बेसेंट। मैंने आपको कल बताया था ना, प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन थे, 1917 में एनी बेसेंट बनी। सितंबर 1916 में आती हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में आती हैं, और इन्होंने क्या किया, फिर जितनी भी एरिया तिलक जी के पास थी उसको छोड़कर पूरे भारत में इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की। ठीक, मद्रास में इन्होंने अपना ऑफिस बनाया। समझ में आ गया होगा। और पूछा जाए आपसे होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट से कौन कौन जुड़ा है, तो आप बताएंगे तिलक जी का भी नाम, बाल गंगाधर तिलक भी जुड़े हुए हैं और एनी बेसेंट भी जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले शुरुआत किसने की, तो आप बताएंगे तिलक जी। अप्रैल 1916 में इन्होंने स्टार्टिंग की थी और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने शुरुआत की थी। जितना एरिया तिलक जी के पास था उन सभी को छोड़कर पूरे भारत में एनी बेसेंट ने काम किया। ठीक, 1916 एक और चीज के लिए बहुत फेमस है। 1916 में क्या हुआ था, 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट या फिर इसे बोलते हैं लखनऊ समझौता, 1916 में हुआ था। यहाँ क्या हुआ था दोस्तों, आपको मैंने बताया अभी शुरू में ही क्लास होने के, 1907 में सूरत में विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल का। अब 1916 लखनऊ समझौते में क्या होगा, 1916 लखनऊ समझौते में होगा दोस्तों, तिलक जी और एनी बेसेंट ने नरम दल और गरम दल को समझा बुझा के वापस से एक साथ ला दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नरम दल और गरम दल को वापस किस लाने में किसकी योगदान है, तो आप बताएंगे तिलक जी और एनी बेसेंट का। ठीक है, लखनऊ समझौता क्या है, नरम दल और गरम दल वापस से एक साथ हो गए। ठीक है, एक साथ हो गए, किसकी वजह से, शॉर्ट में लिख दे रही हूं, एनी बेसेंट और तिलक जी की वजह से। ठीक है, एक और चीज हुई थी, क्या हुई थी, वो हुई थी आपकी मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता,
मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता। अब इन दोनों लोगों का समझौता किसने कराया? कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी बहुत डिफरेंसेस आ गए थे, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता किसने कराया था बताइए? इन लोगों का समझौता कराया था मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक जी ने। इन दोनों लोगों ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी समझौता कराया था, वो भी पास में आ गई थी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए अब चीज़ हो गई, जब हम बात कर रहे थे बार बार कांग्रेस की, तो पूछा जाएगा आपसे कांग्रेस अधिवेशन जिस समय लखनऊ समझौता हुआ, अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे अध्यक्ष? मैंने बताया आपको 4 चीज़ जरूरी है। अध्यक्ष कौन है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुई और किस ईयर में हुई? तो 1916 लखनऊ पैक्ट। अध्यक्ष कौन है बताइए? अध्यक्ष थे उस समय अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार इस समय आपके वो थे, अध्यक्ष थे उसके लखनऊ पैक्ट के टाइम पे। ठीक है, अभी समझ में आ गया 1916 तक आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ हुई थी दोस्तों, इसके बाद अभी मैं जब पूरा गांधी जी की बात बताऊंगी तो बता दूंगी वहाँ पूरी चीज़ें, लेकिन इसी समझौते के टाइम पे ही राजकुमार शुक्ल एक नाम सुन लीजिए बस अभी कहानी की तरह, मैं आगे फिर आपको बताऊंगी। राजकुमार शुक्ल ने यहीं पर महात्मा गांधी से मुलाकात की और चंपारण में जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बताया। कहाँ बताया था? अगर पूछा जाए कहाँ बताया तो आप बताएंगे महात्मा गांधी जी को चंपारण के बारे में पता चला, वो लखनऊ पैक्ट में आए थे, वहीं उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई और उन्होंने ही जितना भी किसानों के ऊपर बर्बरता हो रही है वहाँ पर चंपारण में, उन्होंने उनको महात्मा गांधी जी को उस चीज़ से अवगत कराया। ठीक है, 1916 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब रब कर दे रही हूँ इसको, आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं अभी। ठीक है, 1919 में आ जाइए। हम किस पे आ जाइए? 1919 में। 1919 में एक दोस्तों आया था रॉलेट एक्ट। क्या आया था? रॉलेट एक्ट। इस एक्ट को क्या बोलते थे? इस एक्ट को बोलते थे बिना वकील, बिना अपील, बिना अपील तथा बिना दलील का, इसे बोलते थे एक्ट, बिना दलील का। क्यों? क्योंकि अब इस समय 1919 में एकदम मतलब अंग्रेजों ने ऐसा एकदम हद कर दी, उन्होंने ये कर दिया था कि भाई तुम किसी को भी पकड़ सकते हो, ऐसा कानून ला दिया। रॉलेट एक्ट ऐसा ले आए कानून कि किसी को भी पकड़ लो, जिसको मन करे उसको पकड़ लो, उसको मुकदमा चलाते रहो, जब तक मन करे मुकदमा चलाओ। पहले क्या मैंने बताया, ऐसे अरविंद घोष के कैसे मैंने आपको बताया अलीपुर बम कांड मामले में जब वो गिरफ्तार हुए, चित्तरंजन दास ने उनका बचाव किया। अब क्या हुआ, ऐसा एक्ट ले आए कि किसी को भी कब तक भी बंद कर लो, मुकदमा चलाते रहो, जिसको मन करे उसको बंद करो, कोई पूछने वाला नहीं था। इसीलिए इस रॉलेट एक्ट क्या बोला था? बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का बोलते थे इस एक्ट को। ठीक है, अब इसका पता है आपको, जब ये नाम ही सुन के दिख रहा है कितना ज़्यादा दिक्कत वाला था, मतलब कोई भी कहीं जा रहा है उसको पकड़ ले रही हो पुलिस या अंग्रेज वहीं पकड़ ले रहे हो, तो ब्रिटिशर्स, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, इसके पूरे देश में क्या हो रहा था, पूरे देश में से खिलाफत हो रही थी, हर कोई इसके अगेंस्ट जा रहा था। ठीक, तो हर कोई जब इसके अगेंस्ट जा रहा था, हर कोई इसकी खिलाफत कर रहा था। इसी बीच में क्या हुआ दोस्तों, 2 प्रसिद्ध नेता थे, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। ये लोग भी इसका विरोध कर रहे थे जोर शोर से। इन लोगों को क्या किया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और क्योंकि ये लोग काफ़ी लोकप्रिय थे तो इनके उस वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों लोगों को, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों लोग बहुत लोकप्रिय थे। तो क्या हुआ, इन लोगों के विरोध में मतलब उनको गुस्सा तो लगेगी भाई, उनके जिनको पसंद करते उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो लोग क्या हुआ, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। किस लिए इकट्ठा हुए थे? इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए। ठीक है, लेकिन क्या किया अंग्रेजों ने, क्या किया उस समय अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई है दोस्तों। 13 अप्रैल
1919 को जनरल डायर जो था उसने क्या कर दिया, उसने सबको गोली मारने की अनुमति दे दी। ठीक है, लोग वहां इकट्ठा हुए थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन में, भाई इतना सब कुछ हो रहा है, रॉलेट एक्ट स्टार्ट हुआ, इन लोगों ने उसके लिए विरोध किया, इन लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। तो जलियांवाला बाग में क्या हो गए, सब लोग सोचे कि हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, ज्यादा लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे तो अंग्रेज समझ जाएंगे कि अच्छा लो ये लोग खुश नहीं है, इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया, जनरल डायर ने क्या किया, गेट बंद करवा दिए। अगर आप कभी गए होंगे, अगर अमृतसर की तरफ है कभी जाइएगा तो वहां पे आप देखेंगे अमृतसर में जलियांवाला बाग बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। तो जलियांवाला बाग में जो गेट थे सारे गेट बंद कर दिए और ऑर्डर दे दिया कि भैया आप शूट करो, फ्री फायर। बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई थी, बहुत ज़्यादा उसमें, मतलब उस नरसंहार को कोई देख ले शायद मुझे सोच भी नहीं सकता है कि कभी कुछ उससे आगे सोच भी सकेगा, इतना ज़्यादा बुरी वाली स्थिति हुई थी उस समय। ठीक है, तो 1919 में ये हुआ था। 1919 अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको समझ में आ गया। अभी 1919 में एक चीज़ और बची हुई है, वो है आपका खिलाफत आंदोलन। ठीक है, वापस चले देख लीजिए, इतना समझ में आ गया ना। चलिए आगे देख लेते हैं। 1919 में ही आपका खिलाफत आंदोलन है। 1919 में खिलाफत आंदोलन क्या है, खिलाफत आंदोलन। इसमें देखिए दोस्तों क्या हुआ खिलाफत आंदोलन में, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, प्रथम विश्व युद्ध जो चला था वो आपका 1914 से 1918 तक चला था। अब जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो अंग्रेजों ने क्या किया, तुर्की को, क्योंकि तुर्की भी शामिल था, तुर्की के जो खलीफा थे, सुल्तान जो थे तुर्की के, उनको भी सरेंडर करने की कोशिश करी। ठीक है, इससे क्या हुआ, भारत के मुस्लिम नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए, क्योंकि भारत के मुस्लिम तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। भारत के मुसलमान, या हर जगह के मुसलमान, ऐसा नहीं, भारत के ही मुसलमान लोग जो थे वो तुर्की के सुल्तान को, तुर्की के सुल्तान को क्या मानते थे, खलीफा मानते थे। ठीक है, खलीफा मानते थे। और अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने तुर्की के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, सुल्तान के साथ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तुर्की के साथ दुर्व्यवहार। तो इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, इसकी वजह से क्या हुआ, आपको क्या पता चला, इसकी वजह से ये हुआ कि वो जो मुसलमान थे उन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। ठीक, इस खिलाफत आंदोलन को जो स्टार्ट करने वाले थे उसमें नाम थे मौलाना आज़ाद, मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, और भी कई लोगों के नाम थे, और भी ढेर सारे लोग इसमें शामिल हुए। और जो इसमें इस समय खिलाफत आंदोलन की उसके अध्यक्ष थे, वो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, खिलाफत आंदोलन की मीटिंग जो हुई, जो सभा हुई खिलाफत आंदोलन की, वो दिल्ली में हुई। ऑल इंडिया खिलाफत, इस मतलब हिंदी में नाम था उसका, ऑल इंडिया खिलाफत आंदोलन जो था आपका, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन, दिल्ली में बैठक हुई। उसके अध्यक्ष उस समय जो थे वो थे महात्मा गांधी। कौन थे अध्यक्ष खिलाफत आंदोलन के, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, और इसमें खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट, अगर पूछा जाए खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किसने कभी नहीं किया, तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने कभी भी खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, कभी भी इसका साथ नहीं दिया। और महात्मा गांधी जी ने तो खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम की एकता के रूप में भी देखा है। क्यों, क्योंकि जब आपको पता है कि इस समय रॉलेट एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, हिंदू और सब लोग परेशान थे, उसी बीच में खिलाफत आंदोलन जब आ गया तो मुसलमान भी अंग्रेजों से चिढ़ गए, तो इससे मुसलमान और हिंदुओं में क्या हुई, एकता बढ़ने लगी। ठीक है, दोनों लोग एक ही इंसान से नाराज हो रहे थे। तो ये सब है 1919 खिलाफत आंदोलन तक। अब हम लोग बात करेंगे 1920 असहयोग आंदोलन की। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया आपको। दिल्ली में अध्यक्ष बने थे कौन, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। ठीक है, आगे देख ली, समझ में आ गया। तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे मुसलमान, और अंग्रेज क्या कर रहे थे कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ दिया था तुर्की ने। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहे थे, इन्हीं को सरेंडर करने की कोशिश कर रहे थे, कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। तो मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर दिया। 1920 पे आ जाते हैं। 1920 में क्या है दोस्तों, 1920 में शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की। किसकी, असहयोग आंदोलन की। ठीक है, असहयोग आंदोलन दोस्तों 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ।
लेकिन इसी दिन तिलक जी की डेथ हो गई, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। तो ये प्रश्न कई बार आता है कि ऐसा कौन था जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत में तो था, जिसने पूरी जितनी भी चीज़ें करनी थी असहयोग आंदोलन की शुरुआत में, जो काम करने थे वो सब किया, लेकिन उसका परिणाम नहीं देख सके। तो कौन नहीं देख सका? तिलक जी। तिलक जी की डेथ हो गई थी 1 अगस्त 1920 जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन में क्या किया गया? असहयोग आंदोलन में ये कहा गया कि, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें बहुत चीज़ें की गई, जैसे कि वकीलों ने वकालत छोड़ दी। ठीक है, वकीलों ने अपनी वकालत प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। शिक्षण जो क्या कहते हैं, बच्चे थे स्कूल में, जो स्कूल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ने वाले थे, उन लोगों ने क्या किया? पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। ठीक है, स्वदेशी जो सारी चीज़ें जो विदेशी थी, कपड़े वगैरह सबको जलाने लगे। ठीक है, कपड़े वगैरह विदेशी कोई सामान नहीं यूज़ करे, सब कुछ स्वदेशी। खादी और चरखा, इन सब का खूब प्रयोग हुआ असहयोग आंदोलन के टाइम पे। ठीक है, असहयोग आंदोलन का मतलब मेन पर्पस ये था कि अंग्रेजों को बिल्कुल बायकॉट कर दो, एकदम बायकॉट कर दो, इनकी कोई चीज़ अब हमको नहीं करनी है। इसीलिए वकीलों ने वकालत छोड़ दी, जो स्टूडेंट्स उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, बाकी और जो भी हम लोग वस्त्र वगैरह पहनते थे विदेशों के, वो सब भी छोड़ दिए कि अपना सूती, खादी, चरखा, इन सब का प्रचलन बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन पूरे इंडिया में बहुत बड़े लेवल फैल गया। मतलब ये पहला आंदोलन समझिए है, इंपॉर्टेंट आंदोलन असहयोग आंदोलन, जो पूरे इंडिया में बड़े लेवल पे फैला। ठीक है, इसमें क्या है आपका, इसमें नागपुर अधिवेशन था। नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन पता होना चाहिए ना इस समय कौन सा था, तो नागपुर में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे आपके चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे नागपुर अधिवेशन के। ठीक है, अब देखिए ये असहयोग आंदोलन पूरे अच्छे से पूरे भारत में बहुत अच्छे से चल रहा था, हर कोई इसको सपोर्ट कर रहा था। इनफैक्ट हाँ, एक और इसमें एक स्टेटमेंट आता है, जो वो थे क्या नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्टेटमेंट दिया था। वो क्या दिया था स्टेटमेंट? इन्होंने कहा था कि जो विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा है वो एक निष्ठुर बर्बादी है। विदेशी कपड़ों को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी। ये स्टेटमेंट अगर पूछा जाए तो किसका था? ये स्टेटमेंट था रविंद्रनाथ टैगोर का। कौन सा स्टेटमेंट लिख दे रही हूँ मैं? स्टेटमेंट, विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है, एक निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था 1920 में सहयोग आंदोलन में ही दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन एकदम अच्छे से भी चल रहा था 2 साल तक। 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? चौरी चौरा। चौरी चौरा कहाँ है दोस्तों? चौरी चौरा गोरखपुर के पास है। गोरखपुर के पास आपके उत्तर प्रदेश में ही ये है। वहाँ पे क्या होता है चौरी चौरा में? चौरी चौरा में उग्रवादी भीड़ जो होती है वो पुलिस कर्मियों को पुलिस स्टेशन के अंदर जला देती है। लगभग 22 पुलिसकर्मी जल के मर जाते हैं। 22 पुलिसकर्मी जल के मर जाते हैं। तो ये बात जैसे ही महात्मा गांधी तक पता चलती है, वो क्या करते हैं? वो तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 22 पुलिसकर्मी जल के मर जाते हैं। ठीक है, चौरी चौरा कांड में क्या होता है? 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है कि चौरी चौरा कांड किस दिन हुआ था? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में है। क्या किया था? उग्रवादी भीड़ ने पुलिसकर्मियों को अंदर थाने के अंदर बंद करके जला दिया था। 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए और इसी की वजह से 1922 में ही आपकी क्या किया था? 1922 में महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, आंदोलन वापस ले लिया। ये पूछा जाता है आपसे कि जिस समय महात्मा गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया वो समय कहाँ थे? तो वो उस समय बारदोली गुजरात में थे। कहाँ थे महात्मा गांधी जी? बारदोली गुजरात में थे। ठीक,
बारदोली गुजरात से ही इन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, 1922 में वापस हो गया। इसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ, बहुत से लोग नाराज हुए, जैसे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी लोग इसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो गए थे इस आंदोलन। ये आंदोलन बहुत अच्छे से काम भी कर रहा था। तो जब उन्होंने एकदम से महात्मा गांधी जी की अहिंसा को मानते थे, एकदम से उन्होंने जब आंदोलन को वापस ले लिया तो लोग बहुत नाराज हुए। जितने उनके सपोर्ट में भी थे ना, ये जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये सब लोग नाराज हुए। तो इन लोगों ने क्या हुआ, नाराज हुए तो इन्होंने क्या किया, 1923 पे अब आ जाते हैं। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को अच्छे से, ज़्यादा तेज तो पढ़ा नहीं रही हूँ। ठीक है, 1923 पे आ जाते हैं। अब 1923 में क्या होगा दोस्तों, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। मोतीलाल नेहरू, और इनके हाथ और भी सब लोग थे, चित्तरंजन दास वगैरह भी, इन लोगों ने क्या किया, मिलके स्वराज पार्टी की स्थापना की। और स्वराज पार्टी की स्थापना के बाद ही इन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया। वो अचीवमेंट क्या था दोस्तों, वो अचीवमेंट था 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में विट्ठल भाई पटेल को वहाँ पे चुनवा लिया मतलब इलेक्शन में वहाँ पे भेज दिया। इन्होंने अपनी पार्टी बना ली, मोतीलाल नेहरू इन लोगों ने मिलके। तो इन लोगों ने क्या किया, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में विट्ठल भाई पटेल को वहाँ पे पहुँचा दिया अपनी पार्टी के थ्रू ही। ठीक है, पार्टी के थ्रू विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में घुस गए, क्योंकि ये चाहते थे कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ भी रहे। तो इस वजह से 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में घुस गए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन आज नहीं देखेंगे क्योंकि आज ज़्यादा पढ़ा दिया है मैंने। क्वेश्चन हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा लगा हो आपको मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ साथ के साथ पढ़ते ज़रूर जाइएगा। और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कि मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ रह गई हैं मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगी। धन्यवाद।